गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के भूगोल का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। यानी भारत की स्थिति कहाँ पर है, उसका आकार यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन से स्थान पर आता है। तो लेसन शुरू करें उससे पहले एक बार हम ग्लोब और मानचित्र पर नजर डाल देते हैं। आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर आपके एक ग्लोब है और उस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार खड़ी और पड़ी लाइनें लगाई गई है। यहां जो आपके इस तरह से पिन लगी होती है, स्टैंड के ऊपर एक ग्लोब खड़ा होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ध्रुव। ऊपर की साइड का जो होता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो है उसे दक्षिणी ध्रुव। इस पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से दो समान भागों के अंदर बांटा गया है। बिल्कुल मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका जो मान है वो रखा गया है 0 डिग्री। विषुवत रेखा से उत्तर की साइड का जो जगह है यानी ये, इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और जो नीचे का हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा खींची गई है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण में एक और रेखा खींची गई है, वो भी 23.5 डिग्री पर, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो खड़ी रेखाएं आपको ग्लोब के ऊपर दिखाई देती है उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं और विषुवत रेखा के समानांतर यानी इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम भारत की स्थिति की, तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ जो ये आधा गोला आपका बनता है, अर्ध गोलाकार आकृति, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम बात करें भारत के अक्षांश और देशांतर की स्थिति के ऊपर, तो भारत जो है वो 8 डिग्री यानी ये 0 है, लगभग हम ये कहीं यहां 8 डिग्री 4 मिनट, आपने देखा होगा मैंने किया हुआ है 8, फिर इसके ऊपर एक ऐसे 0 लगाई है, फिर ये, इसका अर्थ होता है डिग्री और इसका अर्थ होता है मिनट, और यदि 2 लग जाए तो उसका अर्थ होता है सेकंड। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगी और इस साइड जो लाइनें होगी वो कहलाएगी दक्षिणी अक्षांश। मैंने पहले ही बताया था कि विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध की जो है उन्हें उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध की जो है उन्हें दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 4 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करें हम देशांतर की, तो आपको दिशाओं का
ज्ञान होगा, यदि नहीं है फिर भी हम बता देते हैं। ये होती है हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये जो रेखा है जिसे मानक रेखा के नाम से जाना जाता है, इसके इस साइड का जो क्षेत्र है उन्हें हम पश्चिमी देशांतरों के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जो लाइनें खींची गई है इन्हें पश्चिमी देशांतर, और इस तरह की जो लाइन यानी इस तरफ पूर्व की तरफ जो खींची गई है उन्हें पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। एक बात यहां मुख्य है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब यदि हम बात करें मैप के ऊपर देखें तो यहां से लेके यानी गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। यदि हम इन दोनों का अंतर निकालें तो लगभग 30 डिग्री आता है। कितना आता है? 30 डिग्री। और मैंने क्या कहा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में या उनको तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि कितना है? 30 डिग्री गुणा में 4, क्योंकि 4 मिनट लगती है, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का यानी समय का जो है वो 2 घंटे का अंतर है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपना कार्य पूर्ण कर पाएंगे? 2 घंटे के डिफरेंस में नहीं हो सकता। जो रेलवे की समय सारणी है वो नहीं बन सकती। इसलिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यमोत्तर माना गया है। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय लिया गया है, और इसीलिए पूरे भारत में जो समय है वो एक जैसा, हर प्रत्येक घड़ी में एक जैसा समय आपको देखने को मिलता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो कि मानक देशांतर है वो कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बात करें हम उत्तर से दक्षिण, भारत का जो विस्तार है वो कितना है? उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं अक्षेत्रफल की कि भारत का अक्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल अक्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी 6 देश ऐसे हैं जो अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है अक्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है भारत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और बात करें यदि जनसंख्या की, कुल जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। लेकिन यदि हम बात करें जनसंख्या घनत्व के आधार पर तो वहां ये दोनों देश बदल जाएंगे, और जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि किसी भी देश में है तो वो है भारत, क्योंकि भारत की तुलना में चीन का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है।
भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पूरे संसार के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। यानी 100 में से 2.4। उदाहरण के तौर पर यदि हम ये कहें कि पूरा संसार है 100 एकड़ है, तो उसमें से केवल 2.4 एकड़ जमीन ही भारत के हिस्से में आती है। और जबकि हमने बात की कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि किसी भी देश में है तो वो है भारत में। बात करें हम सीमाओं की, तो आप मैप में देखेंगे तो इस तरफ आपकी है पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और यहां है आपका हिंद महासागर। एक और भी देखिए आप, भारत को तीनों ओर से जल ने घेरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आपके बंगाल की खाड़ी में भी कुछ द्वीप समूह है, अरब सागर में भी कुछ द्वीप समूह है। अब बात आती है कि द्वीप किसे कहते हैं? वो क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं, और प्रायद्वीप जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम बात करें स्थलीय सीमा की, जैसे कि ये जो क्षेत्र है वो आपका पूरा स्थल से जुड़ा हुआ है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। बात करें हम समुद्री सीमा की, जिसे तटीय सीमा या जलीय सीमा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपकी बनती है 7,516.6 किलोमीटर। ये वाली जो आपकी तटीय जो सीमा है ये आपकी बनती है 7,516.6 किलोमीटर। अब हम बात करें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो वर्तमान समय के अंदर भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब यदि हम मैप में देखें तो यहां आपने देखा होगा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये दे रखे। तो ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश। यदि आपको भारत के पड़ोसी देश बार बार आप पढ़ते हैं, आपको याद नहीं रहते, तो उसके लिए आप एक छोटा सा वाक्य याद रख सकते हैं। उसके आधार पर आप आसानी से भारत के पड़ोसी देशों को याद रख सकते हैं। वो वाक्य क्या है? श्री ने बचपन में MBA किया। अब एक एक शब्द से चलिए। श्री, मैप में आपने देखा होगा नीचे कैसे छोटा सा कहते हैं ना बच्चे कुछ लटक रहा है, तो ये है आपका श्रीलंका। मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जगह है इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। श्री से श्रीलंका, ने को छोड़ दीजिए, बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, एम से मालदीव, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। इनमें से दो जो देश है मालदीव और आपका श्रीलंका, ये हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं, और बाकी जो सारे के सारे हैं वो स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाता है अफगानिस्तान के बारे में, तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि यहां आप देखोगे तो यहां अफगानिस्तान की कुछ सीमा भारत से टच करती है, लगभग 108 किलोमीटर की सीमा जो है वो पाकिस्तान से टच करती है। इसलिए पाकिस्तान को भी
भारत का पड़ोसी देश या सीमाओं से लगते हुए देश के अंदर शामिल किया गया है। यहां हमने बात की थी 23.5 डिग्री, जिसे क्या नाम दिया गया था, कर्क रेखा। और यदि हम बात करें अक्षांश की, तो भारत का जो अक्षांश की विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। और आपने अपने मैप के अंदर देखा होगा कि एक लाइन आपके मैप में यो खींची गई है। ये जो लाइन है वो है कर्क रेखा, जो मुख्य रूप से भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में से होकर गुजरती है। अब यदि काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो छोटा प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों में से। इन राज्यों के नाम आपको याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ जाता है कि इनमें से किस राज्य में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। मान लीजिए उन्होंने दे दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो बिहार, इसलिए ये 8 राज्य आपको याद रखना अनिवार्य है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फर्क है। और वो फर्क क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय अंतर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। हमने यहां तो बता दिया हिंद महासागर। आप देखोगे उत्तर भारत के अंदर हिमालय पर्वत है, ये पर्वत, इसकी श्रृंखलाएं इस तरह से फैली हुई है। इसके बीच में दर्रे हैं। इन दर्रों से प्राचीन काल में भी और हिंद महासागर से भी जो व्यापारी थे वो व्यापार करते थे, यात्री दूसरे देशों के अंदर जाते थे। व्यापारियों के कारण, यात्रियों के कारण भारतीय जो संस्कृति थी उसका प्रचार और प्रसार अन्य देशों में हुआ, दूसरे देशों के विचार भारत में आए। तो इस प्रकार से विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहा। तो ये था हमारा लेसन भारत, आकार और स्थिति। उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन समझ में आया होगा।